नमस्कार। आज की इस नई गहन चर्चा में हम एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे सामने शोध पत्रों, भौगोलिक दस्तावेजों और कुछ बहुत ही दिलचस्प नक्शों का एक बड़ा पुलिंदा रखा है। हाँ, और इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद आज का जो हमारा विषय तय हुआ है वो है भारत का अपवाह तंत्र, मतलब हमारा ड्रेनेज सिस्टम। जी। और अगर हम भारत के इस अपवाह तंत्र की बात करें तो इसे समझने के लिए मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। सही कहा। पहला हिमालयन नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तीसरा तटीय नदियां। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस एक ऐसे तंत्र पर है जिसने मतलब पूरे उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप का इतिहास गढ़ा है। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं हिमालयाई नदियों में सबसे पश्चिमी और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र की। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन नदियों के रास्तों को नक्शे पर ट्रेस करना नहीं है। हाँ, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, बल्कि वो अपने साथ पूरी की पूरी सभ्यताओं को लेकर चलती है। ये बिल्कुल सही दिशा है, क्योंकि जब हम इन शोध पत्रों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है। वो क्या? यही कि ये विषय केवल भूगोल की पाठ्यपुस्तकों या नक्शों की लकीरों तक सीमित नहीं है। इन स्रोतों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे एक नदी का सफर करोड़ों लोगों के जीवन, वहाँ की कृषि और सदियों पुराने इतिहास को आकार देता है। और यहाँ तक कि आज के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी। बिल्कुल। जब तिब्बत के किसी एकांत हिमनद से बर्फ पिघलकर पानी की एक छोटी सी धार बनती है तो वो कैसे कठोरतम पहाड़ों का सीना चीरते हुए एक विशाल तंत्र में बदल जाती है, जो कई राज्यों और देशों की प्यास बुझाता है। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चलिए इसी चमत्कार के आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। हाँ, मेरे पास यहाँ हमारे स्रोतों में दिए गए सिंधु नदी द्रोणी के विशाल आकार के आंकड़े हैं। दस्तावेजों में जो लिखा है वे सच में इसकी भव्यता को स्थापित करते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है ना? जी। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के एक बहुत ही विशाल दायरे में फैला हुआ है। बाप रे। इस आंकड़े को अगर हम थोड़ा और व्यावहारिक नजरिया दें तो ये क्षेत्रफल भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3 से 3.5 गुना है। 3 गुना? हाँ, ये कोई छोटा इलाका नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। और इस पूरे तंत्र में से लगभग 3,21,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा हमारे भारत में आता है। बिल्कुल। और लंबाई के मामले में भी ये तंत्र किसी से पीछे नहीं है। दस्तावेजों के हिसाब से इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसका सफर 1114 किलोमीटर का ही है। सही कहा। और अगर हम इसके उद्गम की ओर चलें तो शोध बताते हैं कि यह नदी तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। जी, बोखरचू नामक एक हिमनद से, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। और यह स्थान समुद्र तल से 4,146 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक तथ्य भी सामने आता है। क्या आपने वो तिब्बती नाम पढ़ा नोट्स में? हाँ, तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्मान कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। यह नामकरण सच में बहुत कुछ कहता है। शेर का मुख सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह उस प्रचंड बहाव, उस गर्जना का प्रतीक है। असीम शक्ति का प्रतीक है जो ये नदी अपने शुरुआती दौर में दिखाती है। इतने ऊंचे पहाड़ों से जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो उसकी ताकत किसी शेर के हमले से कम थोड़ी होती है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक और तथ्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु और एक अन्य विशाल नदी ब्रह्मपुत्र, दोनों का ही उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार ही है। हाँ, अगर हम इसे एक बड़े भौगोलिक संदर्भ में देखें तो तिब्बत का पठार एशिया के एक वाटर टावर की तरह काम करता है। यहाँ से न सिर्फ ये दोनों बल्कि और भी कई महान नदियां जन्म लेती हैं। सही बात है। शेर का मुख नाम सच में उस भौगोलिक ऊर्जा को सटीक रूप से बयां करता है। अब अगर हम अपने सामने रखे नक्शों पर इस नदी के रास्ते को ट्रेस करें तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के पास एक बेहद गहरा और दर्शनीय महाखड्ड बनाती है, जिसे हम गॉर्ज कहते हैं। जी।
और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक प्रक्रिया काम कर रही है, जिसे पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। ये पूर्ववर्ती नदी का कंसेप्ट क्या है? इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि ये नदी हिमालय के पहाड़ों के बनने से पहले से ही वहां बह रही है। मतलब नदी पहाड़ों से भी पुरानी है। बिल्कुल, जैसे जैसे लाखों सालों में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से पहाड़ ऊपर उठते गए, इस नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि ये उन उठते हुए पहाड़ों को लगातार काटती रही। एग्जैक्टली उसी कटाव का नतीजा है ये महाखड्ड या गॉर्ज, जो देखने में इतने विशाल होते हैं कि इंसान को प्रकृति के आगे अपनी लघुता का एहसास हो जाता है। ये वाकई बहुत कमाल की बात है। आगे के रास्ते की बात करें तो भौगोलिक दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि भारत के संदर्भ में सिंधु नदी केवल लेह जिले में ही बहती है। हाँ, और गिलगिट के इस विशाल महाखड्ड के बाद ये पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दरविस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और अपने सफर के अंत में अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकलने पर काबुल नदी इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। और फिर लगातार दक्षिण की ओर बहते हुए ये कराची के पूर्व में अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये तो मुख्य सिंधु नदी की जीवन यात्रा हो गई, लेकिन कोई भी नदी तंत्र अपनी सहायक नदियों के बिना तंत्र नहीं बन सकता, है ना? बिल्कुल नहीं, ये सहायक नदियां ही होती हैं जो दूर दराज के ग्लेशियरों और घाटियों का पानी लाकर मुख्य नदी को उसकी विशालता प्रदान करती हैं। और हमारे पास उन सहायक नदियों की एक विस्तृत सूची है। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां सिंधु में अपना जल मिलाती हैं। इनमें श्योक, गिलगिट, जास्कर और द्रास जैसी नदियां प्रमुख हैं। इसके अलावा सुलेमान पर्वत श्रेणियों से निकलकर इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां भी हैं, जैसे खुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर। लेकिन इन सब में हमारे शोध नोट्स में एक नदी का जिक्र बहुत ही चौंकाने वाले अंदाज में किया गया है। आप श्योक नदी की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, मध्य एशिया के बाराकंडी और काराकोरम क्षेत्र में श्योक नदी को रिवर ऑफ डेथ यानी मृत्यु की नदी कहा गया है। ये हमारे आज के अध्ययन का एक बहुत ही गहरा पहलू है। श्योक नदी को मृत्यु की नदी किसी अंधविश्वास के कारण नहीं कहा जाता था। तो फिर क्यों? इसके पीछे का कारण इसका अत्यंत कठोर और जानलेवा भौगोलिक स्वरूप है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि प्राचीन काल में याराकंड से लद्दाख के बीच जो व्यापार होता था, वो इसी नदी के अत्यंत दुर्गम मार्ग से होकर गुजरता था। बर्फीला पानी, अचानक आने वाली बाढ़ और फिसलन भरी खड़ी चट्टानें। जी, इस रास्ते पर सफर करना सीधे मौत को दावत देना था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि उस दौर के व्यापारियों ने व्यापार के लिए इस मृत्यु की नदी का मार्ग ही क्यों चुना? मजबूरी और मुनाफे का संगम शायद। ये दिखाता है कि उस समय मध्य एशिया और लद्दाख के बीच व्यापारिक संबंध कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। लोग रेशम, मसालों और अन्य कीमती सामानों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। ये साबित करता है कि इंसान भूगोल की कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, आर्थिक और सांस्कृतिक विस्तार के लिए उसे पार करने का रास्ता खोज ही लेता है। और इसी इंसानी जिजीविषा का एक और उदाहरण हमें थोड़ा और नीचे घाटियों में मिलता है, जास्कर नदी के रूप में। बिल्कुल, जास्कर नदी का जिक्र करते हैं, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च पठारी भाग से होता है। वो भी जास्कर श्रेणी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। कठोर चट्टानों से होते हुए पहले उत्तर और फिर पूर्व की ओर बहकर वह नीमू के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन जब इन नदियों का पानी पहाड़ों की इन खतरनाक और दुर्गम ऊंचाइयों से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में पहुंचता है, तो कहानी एकदम बदल जाती है। एकदम सही। विनाशकारी और दुर्गम लगने वाला यही पानी जीवन का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। और जीवन के इसी आधार को समझने के लिए हमें मैदानों की ओर चलना होगा, विशेषकर उस क्षेत्र की ओर जिसे हम दोआब और पंचनद कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। लेकिन इन दस्तावेजों में पंजाब के दोआबों के नामकरण के पीछे जो तर्क दिया गया है, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, जब हम सिंधु तंत्र के मैदानी इलाके की बात करते हैं तो पंजाब का जिक्र तो अनिवार्य है। पंजाब नाम ही पंचनद से आया है, यानी 5 नदियां। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम का संयुक्त जल जो दक्षिण की ओर बहते हुए मिठनकोट के पास सिंधु नदी से मिलता है। हमारे स्रोतों के अनुसार इन 5 नदियों के बीच जो 5 प्रमुख दोआब बनते हैं, उनका नामकरण किसी राजा या वंश के नाम पर नहीं है।
बल्कि एक तार्किक भाषाई विज्ञान पर आधारित है। हर दोआब का नाम उन दो नदियों के नामों के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर गढ़ा गया है जिनके बीच वो स्थित है। ये तो भौगोलिक कोडिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए इसे डिकोड करके देखते हैं। शुरू करते हैं बिस्ट दोआब से। इसमें बे से व्यास और स्टर से सतलज, यानी ये व्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र है। बिल्कुल। फिर आता है बारी दोआब, जो बा से व्यास और री से रावी के बीच है। इसी तरह रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच स्थित है। चाज दोआब चिनाब और झेलम के बीच का उपजाऊ मैदान है। और अंत में सिंध साबर गुआब, जो झेलम और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र है। इस तार्किक नामकरण से न सिर्फ इन क्षेत्रों को याद रखना आसान होता है, बल्कि यह इन नदियों की स्पष्ट भौगोलिक सीमाओं को भी तय करता है। और ये स्पष्टता बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इन नदियों का पानी सिर्फ उपजाऊ मैदानों की खेती तक सीमित नहीं है। जी हाँ, आधुनिक समय में यह दो देशों के बीच जल बंटवारे का भी एक प्रमुख आधार है। हमारे शोध पत्र यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज की ओर इशारा करते हैं। 1960 की सिंधु जल संधि। हमारे सामने जो संधि के दस्तावेज हैं, वे बहुत ही स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियों और अधिकारों को बांटते हैं। ये समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना? जी। इस संधि के तहत इस पूरे नदी तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया, जिनमें सतलज, व्यास और रावी शामिल हैं। वहीं 3 पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वह है इसका व्यवहारिक प्रभाव। बिल्कुल। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत इस संपूर्ण नदी तंत्र के कुल जल का केवल 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है। सतह पर देखने में यह 20% का आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन भौगोलिक और आर्थिक रूप से इसका प्रभाव बहुत ही विशाल है। यह 20% जल भारत के कई राज्यों के लिए जीवनदायिनी की भूमिका निभाता है। इसी जल के प्रबंधन से पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से राजस्थान के उन दक्षिण पश्चिमी सूखे और मरुस्थलीय इलाकों में सिंचाई संभव हो पाई है, जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष होता था। इसने वहां की पूरी कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल कर रख दी है। यह एक बहुत ही अहम बिंदु है कि कैसे एक संधि और एक नदी तंत्र आधुनिक भारत के एक बड़े हिस्से की आर्थिक रीढ़ बन सकता है। चलिए अब इस चर्चा को एक कदम और गहराई में ले जाते हैं। जी, पंचनद के उन 5 प्रमुख नदियों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं जो इस पूरे तंत्र का दिल हैं। शुरुआत करते हैं सतलज से। हमारे स्रोतों में इसका प्राचीन नाम शत्रुद्री बताया गया है। सतलज की कहानी भी मुख्य सिंधु नदी जितनी ही प्राचीन और रोमांचक है। ये भी तिब्बत में मानसरोवर के पास 4555 मीटर की ऊंचाई पर राकसताल झील से निकलती है और तिब्बत में इसे लॉगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज का भारत में प्रवेश एक बहुत ही रणनीतिक स्थान से होता है। हाँ, यह इंडो तिब्बत सीमा के पास शिपकीला दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक तथ्य ये है कि भारत में आने से पहले ये नदी लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी की बिल्कुल समानांतर बहती है। नदियों का ये समानांतर चलना भी प्रकृति का एक अजीब खेल है। दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि महान हिमालय और जास्कर श्रेणी को काटकर यह नदी बहुत गहरे गॉर्ज बनाती है। और आधुनिक भारत के संदर्भ में इसका सबसे बड़ा योगदान भाखड़ा नांगल परियोजना है। उसमें सतलज से जुड़ा एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। लुधियाना शहर वाला। हाँ, पंजाब का प्रमुख औद्योगिक शहर लुधियाना इसी नदी के पुराने किनारे पर बसा है। हालांकि आज ये नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक कर बहती है। नदियों का अपना रास्ता बदलना हमें ये याद दिलाता है कि नदियां कोई स्थिर लकीरें नहीं हैं, बल्कि वे जीवित और गतिशील प्रणालियां हैं जो समय के साथ अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। अब अगर हम दूसरी नदी की ओर बढ़े तो वो है व्यास, जिसे प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था। इसका उद्गम 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। कुल्लू घाटी की सुंदरता में इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है। धौलाधर श्रेणी में ये कांटी और लारगी नामक स्थानों पर महाखड्ड का निर्माण करती है और आगे चलकर
पंजाब के मैदानों में हरिके के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद नंबर आता है रावी नदी का। ऐतिहासिक तौर पर इसे परुष्णी या इरावती के नाम से भी जाना जाता था। हमारे भौगोलिक नोट्स बताते हैं कि यह भी रोहतांग दर्रे के ही पश्चिमी भाग से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है और इसका प्रवाह चंबा घाटी के बीच से होकर गुजरता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने और चेनाब में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर अपना रास्ता बनाती है। रवि के बाद जब हम चेनाब की बात करते हैं तो हम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका प्राचीन नाम अस्किनी था। चेनाब की बनावट अपने आप में बहुत अनोखी है। इसका निर्माण दो अलग अलग सरिताओं चंद्रा और भागा के मिलने से होता है। ये दोनों सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी नाम की जगह पर आपस में मिलती हैं। और इसी संगम के कारण इस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी पुकारा जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये भारत में 1180 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। इसका जल स्तर और इसका बहाव इसे पंचनद की एक बहुत ही शक्तिशाली कड़ी बनाता है। और अब बारी है पंचनद की आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नदी की, झेलम। पुराने दस्तावेजों में इसका नाम वितस्ता मिलता है। इसका उद्गम बाकी नदियों से थोड़ा अलग है। ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल की पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित वेरीनाग के पास शेषनाग झरने से निकलती है। कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील और पूरा श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं। झेलम सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि ये कश्मीर घाटी की पूरी संस्कृति और वहाँ के जनजीवन का केंद्र है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से होते हुए एक बेहद तंग और गहरे महाखड्ड से गुजरती है। हमारे नोट्स ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहने वाली किशनगंगा नदी झेलम की एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है। और अंततः पाकिस्तान में झांग के पास ये चिन्नाब नदी में जाकर अपना अस्तित्व मिला देती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने जो यात्रा की है वो वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। अगर हम आज खंगाले गए इन सभी शोध पत्रों और दस्तावेजों का एक सार निकालें तो यह पूरी कहानी तिब्बत के एक शांत और बर्फीले हिमनद से शुरू होती है। पानी की एक छोटी सी धारा पहाड़ों का सीना चीरती है, घाटियों को हरा भरा करती है, दर्जनों सहायक नदियों को खुद में समेटती है और फिर एक ऐसे विशाल तंत्र का रूप ले लेती है जो पूरे उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल को चलाता है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक निरंतर बहता हुआ चक्र है। एकदम सही। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इन सभी दस्तावेजों से परे एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज हमने बात की कि कैसे ये पूरा सिंधु नदी तंत्र तिब्बत और हिमालय के विशाल हिमनतों यानी ग्लेशियर्स पर निर्भर है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के संकट से गुजर रही है और हिमालय के ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो आने वाले कुछ दशकों में इस पूरे जल तंत्र का क्या होगा? जब इन नदियों में पानी का प्रवाह मूल रूप से बदल जाएगा तो क्या 1960 की सिंधु जल संधि जैसी व्यवस्थाएं प्रासंगिक रह पाएंगी? क्या वे उपजाऊ दुआब और वे मरुस्थल जो आज इस पानी से हरे भरे हो गए हैं अपना यह स्वरूप बनाए रख सकेंगे? भूगोल और इतिहास हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन इस पूरी कहानी का एक नया और अनिश्चित अध्याय लिख रहा है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ये प्रकृति का वो दोहरा रूप है जो विनाशकारी भी हो सकता है और जीवनदायिनी भी। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर वे खुद भी चिंतन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।